बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे और हमारे चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। यानी चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में है? बायोडाइवर्सिटी के बारे में। समझते हैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब है। तो याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज का मजमूआ है। एक वर्ड बायो जो इस्तेमाल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी बायो में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते हैं वेरिएशन। डाइवर्सिटी कौन से लफ्ज से निकला है? वेरिएशन से, यानी तगय्युरात से, तब्दीलियों से। इसका मतलब है अगर मैं ये अल्फाज को इकट्ठा पढ़ूं तो अल्फाज से, बायोडाइवर्सिटी के लफ्ज से तारीफ बनेगी। और वह तारीफ क्या बनेगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरिएशन आएंगे, यानी वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसी के बारे में स्टडी हम बायो की जिस ब्रांच में करेंगे उस ब्रांच का क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी। प्रॉपर अगर डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की जाए तो याद रखिएगा, कहता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है द वेरिएशन, यानी तब्दीलियां किन के अंदर? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर एरिया, यानी किसी भी मखसूस जगह पर जानदारों में जो वेरिएशन आएंगी, जानदारों में जो तब्दीलियां आएंगी, उसके बारे में स्टडी हम बायो की जिस ब्रांच में करेंगे उस ब्रांच का क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी में हम जो मुख्तलिफ इलाकों में जानदारों में जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो नए नए तरह के जानदार डिस्कवर हो रहे हैं, उन सब के बारे में हम बायो के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो ब्रांच का क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, हमने किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जानदारों की वेरिएशन यानी जानदारों की तब्दीलियों के बारे में स्टडी करना है। तो कहता है किसी भी पार्टिकुलर इलाके में हम जानदारों की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो याद रखिएगा, टू मैयर, मैयर करने के लिए जानदारों के बारे में, टू मैयर द बायोडाइवर्सिटी इन एनी पार्टिकुलर एरिया, किसी भी मखसूस इलाके पे जानदारों की जो सी बायोडाइवर्सिटी यानी जानदारों की जो वेरिएशंस है उनको स्टडी करने के लिए हम दो चीजों को मद्देनजर रखेंगे। एक, वेरिएशंस को, वेरिएशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो जानदारों में तब्दीलियां आ रही हैं। और दूसरा, पहली चीज हम जो जानदारों में तब्दीलियां आ रही हैं कि दिन ब दिन जानदार का आया कद छोटा हो रहा है, या जानदारों में क्या क्या मखसूस चीजें वो एक्सटिंक्ट खत्म होती जा रही हैं, नई नई चीजें कौन सी, ये वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे उस मखसूस इलाके के अंदर। और देखेंगे तादाद के बारे में, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्मों के जो से जानदार हैं उनकी तादाद को देखेंगे, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी हमने बायोडाइवर्सिटी में कहा, हमने बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करनी है किसी भी मखसूस इलाके में जानदारों में होने वाली वेरिएशंस में। तो इसका मतलब है, सवाल पूछा जाता है कि किसी भी इलाके में हम जानदारों की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा, टू मैयर द बायोडाइवर्सिटी इन एनी पार्टिकुलर एरिया, किसी भी मखसूस इलाके में जानदारों की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करने के लिए, जानदारों की बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। पहली चीज, हम जानदारों के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, तगय्युरात आ रही हैं, उनको देखते हैं, उनको मद्देनजर रखते हैं। और दूसरी चीज, किसी भी पार्टिकुलर इलाके जहां हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं वहां हम डिफरेंट काइंड ऑफ यानी मुख्तलिफ किस्मों के जो से जानदार है वहां मौजूद, उनकी क्या देखते हैं? तादाद देखते हैं। यानी ये दो चीजों को देख के हम किसी भी मखसूस इलाके में बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? मैयर करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा एक आम से शॉर्ट पूछा जाता है कि कहते हैं बायोडाइवर्सिटी की जो सी स्टडी है ना, वो इंसानों के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत मुश्किल है। क्या सवाल है? क्वेश्चन है, व्हाई द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन, फॉर
ह्यूमन। यानी अक्सर ही ये सवाल पूछा जाता है कि जो सी बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमने जानदारों की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना है, मुख्तलिफ किस्मों के जानदारों के बारे में स्टडी करना है, तो ये बायोडाइवर्सिटी की स्टडी जो है वो इंसानों के लिए क्या है, बड़ी क्रूशियल है, बड़ी मुश्किल है। ये क्यों है? तो किताब में उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर बताया है। कहता है द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल। बायोडाइवर्सिटी की जो सी स्टडी है इज क्रूशियल, क्रूशियल है। क्यों? बिकॉज बायोडाइवर्सिटी की जो सी स्टडी है वो क्रूशियल है। क्यों? बिकॉज साइंटिस्ट discovered about 2 million kinds of organism। यानी बायोडाइवर्सिटी की जो सी स्टडी है वो इंसानियत के लिए क्या है, मुश्किल है, क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि अब तक बायोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने कितनी इकसाम के जानदारों को स्टडी कर लिया हुआ है, डिस्कवर कर लिया हुआ है। 2 मिलियन काइंड, यानी 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी 20 लाख इकसाम के जानदार। एक ही जानदार के 20 लाख तादाद नहीं, बल्कि 20 लाख मुख्तलिफ किस्मों के जानदारों को क्या किया इस दुनिया में स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल इंसान एक किस्म है, इसके अलावा ये इंसेक्ट्स हशरात एक किस्म है, सांप एक किस्म है, ये हाथी की एक किस्म है। तो इस तरह 20 लाख इकसाम के जानदारों को साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया, डिस्कवर किया। और उनका मानना है कि अभी भी इससे भी ज्यादा किस्में मजीद इस दुनिया में मौजूद है, जिनको आहिस्ता आहिस्ता क्या किया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में बायोडाइवर्सिटी को जो है ना स्टडी करना वो आसान नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी जो है वो क्रूशियल है, किसके लिए? फॉर अ ह्यूमन। यानी कि सो दैट इज वाई, इसी वजह से सो दैट इज वाई स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर मैनकाइंड। स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल, यानी इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में जानदारों की किस्मों की स्टडी करना आसान है नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सच लार्ज जो सी बायोडाइवर्सिटी है इसकी स्टडी इंसानियत के लिए क्या है, क्रूशियल है। दैट इज वाई स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल, क्रूशियल फॉर ह्यूमन। इंसानियत के लिए क्या है, क्रूशियल है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। यानी अगर ये फैक्टर मौजूद हो किसी भी इलाके में, वहाँ बायोडाइवर्सिटी रेशियो में ज़्यादा होगी, तादाद में ज़्यादा होगी। और अगर ऐसी जगह जहाँ ये वाले फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, वहाँ बायोडाइवर्सिटी की तादाद क्या होगी, कम होगी। पहला जो सा फैक्टर है वो है क्लाइमेट। ये भी आपसे शोर पूछा जा सकता है वो कौन से फैक्टर है जिन पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो पहला कौन सा फैक्टर है, क्लाइमेट, आबो हवा। ऐसी बात है जिधर की आबो हवा अच्छी होगी वहाँ हर चीज़ मौजूद होगी, इसके अलावा बीमारियां कम होगी, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी या जानदारों की किस्में वहाँ ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दैट रीजन वेयर द क्लाइमेट इज़ नॉट गुड। जहाँ क्लाइमेट जो सा वो अच्छा नहीं है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी की तादाद क्या होगी, कम होगी। दूसरा जो सा फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। यानी कि जितनी जगह सतह समुद्र से ऊपर होगी वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि समुद्र जो सा सुनामी आने का, यानी समुद्र की लहरों का आने का खतरा जो सा वो कम होगा, तो वहाँ ज़िंदगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसका मतलब एल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। यानी जितनी ऊंचाई सतह समुद्र से क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से जो ऊंचाई है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। ये बायोडाइवर्सिटी एल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। और तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो है सोइल, जमीन पर, यानी जो सा सोइल है, मिट्टी पर डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा मिट्टी जरखेज होगी, उस जरखेज मिट्टी पर उतना ज्यादा अनाज होगा, उतनी ज्यादा उस इलाके में बायोडाइवर्सिटी की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये 3 मेजर फैक्टर है जिस पर हमारी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर और सोइल पर। और इसी वजह से याद रखिएगा, कहता है जो उनसे ट्रॉपिकल रीजन है, ये भी एमसीक्यूज है कि कौन से इलाकों में
बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी, हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन। यानी कि जो से ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं, ये जो से हॉट रीजन है इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, गर्म इलाके। जो से गर्म इलाके हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी तादाद में क्या है, ज्यादा है बनिस्बत उन इलाकों के जो कि किन में कंसीडर होते हैं पोलर रीजन, यानी ठंडे इलाकों में कंसीडर होते हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये फैक्टर्स ज्यादा नुमाया पाए जाते हैं और पोलर रीजन में ये फैक्टर्स मौजूद नहीं है। इसी वजह से पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी की तादाद क्या है, कम है। और जो उनसे ट्रॉपिकल रीजन है, हॉट रीजन है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी की तादाद क्या है, ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी की टर्म समझने के बाद अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है, ऐसी क्या चीजें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है ये जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, कहता है बायोडाइवर्सिटी जो सी है, बायोडाइवर्सिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमन, इंपॉर्टेंट रोल फॉर ह्यूमन। यानी कि बहुत सी सर्विसेज हैं जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसानों को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और इन्हीं सर्विसेज की वजह से हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की जो सी स्टडी है वो बहुत अहमियत की हामिल है। किसके लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए, उसके अलावा इंसानियत के लिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन से मेजर की रोल्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी प्ले करती है, किनके लिए, इंसानियत के लिए। तो याद रखिएगा, पहला जो सा फायदा बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के जरिए इंसानियत को पहुंच रहा है वो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। वो क्या है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी यानी कि जो सा हमारा इकोसिस्टम है इसको स्टेबल रखा हुआ है किसने, बायोडाइवर्सिटी ने। तो ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी समझने से पहले समझते हैं कि ये इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, याद रखिएगा, इकोसिस्टम उस एरिया को कहते हैं द एरिया in which living organism interact with non-living component, non-living component। ऐसा एरिया जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में ताल्लुकात कायम करेंगे, किसके साथ, नॉन लिविंग के साथ। उस वाले एरिया को मैं क्या नाम दूंगा, इकोसिस्टम का नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल ये क्लास एक एरिया है और इस एरिया में मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग व्हाइट बोर्ड के साथ, मार्कर के साथ इंटरेक्शन कायम कर रहा हूँ, तो ये एरिया क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। तो कहता है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत है इंसानियत के लिए। पहली इंपॉर्टेंस क्या बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी की पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि वो इकोसिस्टम को क्या कर रख रही है, स्टेबल रख रही है। अब देखिए इकोसिस्टम को स्टेबल ये कैसे रख रही है, याद रखिएगा, बहुत सी बायोजियो केमिकल साइकिल है, बहुत सी क्या है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स। यानी बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ यानी ये दुनिया, और केमिकल केमिकल्स की, यानी बहुत सी केमिकल्स की साइकिल है जो इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। जिनमें कार्बन साइकिल हो गया, जिनमें कौन सी साइकिल, कार्बन साइकिल होगी, इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल होगी। ये दोनों साइकिल्स हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट के अंदर अल्लाह की तरफ से दो एलिमेंट्स, दो केमिकल्स मौजूद हैं और ये केमिकल्स हम इंसान इंसान या बायोडाइवर्सिटी इस्तेमाल करते हैं और जब ये मर जाते हैं दोबारा कहाँ आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में। तो इस तरह ये साइकिल की जो स्टेबिलिटी है, साइकिल ये एलिमेंट्स ना ही ज्यादा हो रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं, ये एलिमेंट साइकिल की फॉर्म में घूमते जा रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर दोबारा बनते जा रहे हैं, इस्तेमाल होने दोबारा बनते जा रहे हैं। ये किसकी वजह से है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होंगे तो ये एलिमेंट दिन ब दिन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे, अगर मरेंगे नहीं
तो ये एलिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो ये बायोडिवर्सिटी की वजह से, यानी कि बायोडिवर्सिटी की वजह से ये जो एलिमेंट्स में क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बायोडिवर्सिटी की पहली अहमियत क्या है, तो बायोडिवर्सिटी इकोसिस्टम को क्या रख रहा है, स्टेबल रख रहा है। ये जो सा इकोसिस्टम है इसमें जो से एलिमेंट्स स्टेबल हैं, एक साइकिल की फॉर्म में घूम रहे हैं। ये किसकी वजह से घूम रहे हैं, बायोडिवर्सिटी की वजह से घूम रहे हैं। दूसरी जो सी अहमियत किताब में डिस्कस की गई है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी ये कुदरती जोन से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, यानी कुदरती चीज़ें जो सी हमें मिल रही हैं, वो भी हम किसकी वजह से मिल रही है, बायोडिवर्सिटी की वजह से मिल रही है। कौन सी कुदरती चीज़ें, सबसे पहले तो दरख्तों से हम क्या हासिल करते हैं, फूड हासिल करते हैं, फ्रूट हासिल करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन हासिल करते हैं, बहुत से अद्वियात जो सी हम दरख्तों से, केमिकल से, इंसेक्ट से यानी बैक्टीरिया फंजाई से हासिल करते हैं। वो बैक्टीरिया फंजाई भी किस में आता है, बायोडिवर्सिटी में आता है। तो इसका मतलब है ये फूड, फ्रूट, मेडिसिन, उसके अलावा टिम्बर, लकड़ी जोन सी है, इसके अलावा फ्यूल, जो सा ऑयल है, ये सारे के सारे कौन से रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुदरती यानी अल्लाह की तरफ से मिल रहे हैं। ये सारे के सारे किस वजह से मिल रहे हैं, बायोडिवर्सिटी की वजह से मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बायोडिवर्सिटी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके हमारे लिए किसका हामिल है, बहुत सी अहमियत का हामिल है। यानी कि नेक्स्ट जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है बायोडिवर्सिटी की, वो क्या है कि बायोडिवर्सिटी बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज का जरिया है इंसानियत के लिए। तीसरी जो सी इंपॉर्टेंस है जो बायोडिवर्सिटी प्ले कर रही है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमी कहते हैं माशी, यानी कि हमें बायोडिवर्सिटी की वजह से माशी लिहाज से भी क्या हो रहे हैं, बहुत से फायदे हो रहे हैं। अब किस तरह माशी लिहाज से फायदा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोडिवर्सिटी में प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट्स की जो सी वैरायटी है वो भी किस में शामिल है, बायोडिवर्सिटी में शामिल है। बहुत से तरह के प्लांट्स हैं, तो ये जो से प्लांट्स को हम काट के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा ये प्लांट्स के ज़रिए हम एग्रीकल्चर के अंदर खाद्य वगैरह पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्री में हम तरक्की पैदा कर रहे हैं। और ये तरक्की एट द लास्ट इंसानियत के लिए किस किस तौर पर उभर रही है, इकोनॉमी में बेहतर किरदार अदा कर रही है, यानी मुल्क को माशी लिहाज से बेहतर बनाने में क्या कर रही है, सूदमंद साबित हो रही है, यानी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो इसका मतलब है इकोनॉमी बेनिफिट्स के अंदर बायोडिवर्सिटी जो सी है सपोर्ट करती है। बायोडिवर्सिटी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कौन किन को, मैनी इंडस्ट्रीज। बायोडिवर्सिटी बहुत सी जो सी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या कर रही है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, पहली जो सी इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ज़राअत की इंडस्ट्री। यानी हम मुख्तलिफ जो से नेचुरल केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, खाद्य बना रहे हैं अपनी ज़राअत को क्या करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए। उसके अलावा फ्यूल इंडस्ट्री, फ्यूल की जो सी इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा मेडिसिन इंडस्ट्री, खादों की जो सी इंडस्ट्रीज है। उसके अलावा टिम्बर इंडस्ट्री यानी लकड़ी की जो सी इंडस्ट्रीज है। बायोडिवर्सिटी जो सी है इन सारी इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और इन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करने की वजह से बायोडिवर्सिटी किसी भी मुल्क की माशी हालत को बेहतर बनाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। यानी कि जो सा तीसरा मेजर अहमियत का या मेजर इंपॉर्टेंस है बायोडिवर्सिटी की, वो क्या किस में है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। यानी बायोडिवर्सिटी इकोनॉमी बेनिफिट्स प्रोवाइड करके इंसानियत के लिए बहुत सी अहमियत का हामिल है। जो सी लास्ट आपकी बुक में इंपॉर्टेंस लिखी हुई है फोर्थ, वो है क्लाइमेट, क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट हमने पीछे भी पढ़ा, जो एक फैक्टर है जिस पे बायोडिवर्सिटी डिपेंड करती है। तो ये क्लाइमेट यानी आबो हवा की जो सी रेगुलेशंस हैं, आबो हवा में जो सी तब्दीली है या आबो हवा जो मॉडरेट रहती है, ठीक है, ये भी किस वजह से है, बायोडिवर्सिटी की वजह से है। और ये बायोडिवर्सिटी की वजह से क्यों है, क्योंकि जो से पौधे हैं
ये अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम नाम देते हैं प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स यूज करते हैं। और बदले में एनिमल्स जो से हैं वो क्या पैदा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इस्तेमाल करता है? प्लांट इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब है अगर मैं एक बायोडाइवर्सिटी का जो सी ए बायोडाइवर्सिटी में जो हमने जानदारों की किस्में पढ़नी है उनमें से एक किस्म को अगर मैं खत्म कर दूं, किनको खत्म कर दूं? प्लांट्स को खत्म कर दूं। तो प्लांट्स को जब खत्म करूंगा तो एनिमल्स मौजूद होंगे। एनिमल्स क्या प्रोड्यूस करते जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार से ज़्यादा दुनिया में मौजूद हो जाएगी। और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस दुनिया में सर्वाइव करना आसान है नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है क्लाइमेट की जो सी रेगुलेशन है, आबो हवा को जो रेगुलेट किया हुआ है, ये भी किस वजह से या किसने किया हुआ है? वो बायोडाइवर्सिटी ने किया हुआ है। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी की एक अहमियत है कि बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट को क्या रखे हुए हैं? रेगुलेट रखे हुए हैं, यानी क्लाइमेट को मॉडरेट रखे हुए हैं, इस आबो हवा को बिगड़ने नहीं दे रहे। तो आज के लेक्चर की अगर मैं समरी करूँ तो आज के लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। हमने कहा बायोडाइवर्सिटी जानदारों की तगय्युरात या जानदारों की वेरिएशंस, किसी भी मखसूस इलाके में जानदारों की वेरिएशंस के बारे में जो स्टडी है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी की अहमियत पढ़ी कि बायोडाइवर्सिटी हमें इकोनॉमी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ साथ इकोसिस्टम को स्टेबल रख रही है और क्लाइमेट को क्या कर रही है? रेगुलेट किए हुए है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।